हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्टर वाइज स्टॉक के बारे में। ठीक है, डिफेंस के सेक्टर के स्टॉक को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को मैंने जो पब्लिश किया है वो आईटी सेक्टर के स्टॉक है, क्योंकि उसमें भी अभी और भी क्रैश आ सकता है, या फिर क्या ये सही टाइम है आईटी स्टॉक खरीदने का, वो वीडियो बना के पब्लिश कर दिया। आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिफेंस सेक्टर को। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये हमारे बीच में है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट 2 ईयर में देखोगे 300% 400% का रिटर्न देके बैठी हुई थी। उसके बाद अगस्त या सितंबर के मिड से कंटिन्यूस स्टॉक में सेलिंग आया था, और कंप्लीट सेलिंग आया था। सेलिंग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट 1 ईयर में 40% 50% के आसपास सारे स्टॉक जो है क्रैश होते हुए दिखे थे। चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एचएएल की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड, या बीडीएल की बात करें, या फिर हम बात करें जीआरसी एमडीएल के सारे डिफेंस के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए मिला था। ठीक है, उसके पीछे दो वजह था। सबसे पहले हमारा जो इलेक्शंस आया था उसमें जो है जो बीजेपी की सरकार बनी थी, वो एनडीए की जो सरकार बनी थी, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं मिला था। तो एक पीएसयू स्टॉक में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आया था। सारे के सारे पीएसयू स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो गया था। उसके बाद एफआईएस की कंटिन्यू सेलिंग हुई थी। एफआईएस भी बड़े बड़े प्लेयर्स क्या किए थे, एग्जिट करते हुए मिल गए थे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो जो भी हमारा सेक्टर जो 2 साल में 200 300 400% का रिटर्न देके बैठा हुआ था, टॉप लेवल पर बैठा हुआ था, उसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टॉक जो है डिफेंस के स्टॉक कम बैक कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टॉक रहेगा क्वेरी रहेगा स्टॉक के बारे में ही, कि अगर किसी ने टॉप लेवल पे खरीदा है तो क्या ये वो उस लेवल तक रीच आउट कर पाएगा, या फिर अभी भी टाइम लगने वाला। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या इस सेक्टर में हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं या नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सेक्टर जो है ग्रोइंग सेक्टर है। क्यों ग्रोइंग सेक्टर है? क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप चेकआउट करिएगा तो आपको जियो पॉलिटिकल टेंशंस बहुत मिलेंगे। काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं, काफ़ी सारे वॉर हो रहे हैं। ट्रंप आने के बाद अनसर्टन हो चुका है पूरा का पूरा वर्ल्ड, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जगह क्या हो रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस के रिगार्डिंग, जैसे यूरोपियन मार्केट हो जाए, कनाडा की बात कर ले, जापान की बात कर ले, ये सब खुद के अपने डिफेंस सेक्टर के बजट्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेन हो चुका है यूएस का माइंडसेट। ठीक है, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारा बांग्लादेश के बॉर्डर का डिस्प्यूट। अब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर एक नया हमारे लिए एक डिस्प्यूट सामने आ रहा है। इन सारे चीज़ को अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो ये जो सेक्टर है डिमांडिंग सेक्टर होने वाला। हाँ, स्टॉक मार्केट है, कभी टॉप पे रहेगा, कभी नीचे भी आ सकता है, ये चीज़ चलते रहेगा। बट लॉन्ग रन में आपको ज़रूर बात है कि ये सेक्टर जो है पैसा बना के आपको दे सकता है। बट ध्यान रखने वाली बात है, पूरे के पूरे पैसे जो एक ही सेक्टर में नहीं लगाते हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपके पास कोई भी डिफेंस के स्टॉक है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में ज़रूर हम बात करेंगे, तीनों को तीनों मेजर टॉपिक के बात करेंगे कि क्या ये कमबैक करेगा, क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर क्या हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं, या फिर एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अभी हाल फिलहाल डीएसीए ने क्या किया, एक अप्रूवल दे दिया है, एक्विजिशन ऑफ प्रपोजल दे दिया है। 54,000 करोड़ का अप्रूव कर दिया। अब 54,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है, जाहिर सी बात है अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट, जो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या फिर नेवी को रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल होते हुए मिलेगा। तो कौन कौन से सेक्टर को उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है? तो इंडियन आर्मी को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है। उन्होंने प्रोक्योरमेंट का अनाउंसमेंट किया 1350 हॉर्स पावर इंजन्स के लिए। पहले जो वो यूज़ करते थे वो 1000 हॉर्स पावर्स के टैंक में T20 टैंक जो है, T90 टैंक माफ़ करिएगा, T90 में 1000 HP के इंजन्स यूज़ करते, अब उसको अपग्रेड करके 1350 हॉर्स पावर के इंजन्स वाले यूज़ करेंगे। अब T90 टैंक्स मतलब जो टैंक्स बनाने वाली कंपनी है उन्हीं को ये ऑर्डर जाते हुए मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंजन्स। जो भी कंपनी इंजन्स बनाती है उनको ऑर्डर जा सकता है। अब कौन कौन सी कंपनी है? अब जाहिर सी बात है प्राइवेट प्लेयर भी है। सबसे पहला जो नाम आता है कल्याणी ग्रुप में हमारा नाम आता है, तो भारत फोर्जे का आता है, फिर एलएनटी का, दोनों का नाम आता है। ठीक है, तो आप चाहो तो एलएनटी को भी रडार पे रख सकते हो, या फिर भारत फोर्जे को भी रडार पे रख सकते हो। भारत फोर्जे को हम रडार पे क्यों रखते हैं? क्योंकि इनकी अगर आप हिस्ट्री चेकआउट करोगे तो ये सबसे पहले आपको मिलेगा कि ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वो टैंक्स वगैरह बनाने में अपने काफ़ी ज़्यादा, लाइट टैंक हो गया, या फिर बात करें अलग अलग कॉम्पिटेटिव टैंक्स बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। आर्टिलरीज भी बनाते हैं। देखो क्या क्या करते हैं, आर्म व्हीकल्स को अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड ऑफ हमारा
इंजन होने वाला, एमुनेशंस है, मिसाइल है, एयर डिफेंस सॉल्यूशन है, आर्टिलरीज भी बनाते हैं, आपको पता है इस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ बनाते हैं। तो आपको इस चीज़ को भारत फोर्ज को आप रडार पर रख सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पीएसयू कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। एक पहला जो स्टॉक सबसे सामने निकल के आता है। देन बात कर लेते हैं नेवी की भी रिक्वायरमेंट आई है। नेवी की रिक्वायरमेंट क्या आई है, तो उन्होंने टॉर्पीडो खरीदने की बातचीत कर चुके हैं। तो टॉर्पीडो बनाने की जो जो कंपनी है उनको आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो, ठीक है। तो टॉर्पीडो बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नाम किस में आता है, भारत डायनेमिक क्या आता है। क्यों? क्योंकि आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर लेना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा टॉर्पीडो, ये जो एडवांस लाइट टॉर्पीडो ये बनाती है। सिर्फ यही चीज़ नहीं बनाती है, डीआरडीओ के साथ काफ़ी बड़े बड़े इनके टाई अप है। मिसाइल्स बनाने में तो ये सबसे ज़्यादा ही टॉप लेवल पे आता है भारत डायनेमिक। देखो भारत डायनेमिक जो स्टॉक अगर आपके पास है ना, तो इस स्टॉक को ना अपना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी स्टॉक में बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो इस स्टॉक को फायदा होगा। सपोज करो एचएएल को बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, सपोज करो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऑर्डर मिला है, तो उनमें जो फाइटर जेट्स होंगे उसमें भी मिसाइल्स लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर भारत डायनेमिक लिमिटेड अगर वो कंपोनेंट या फिर मिसाइल्स बनाता है तो इनडायरेक्टली इनको भी ऑर्डर एचएएल की तरफ से आ जाएगा। या फिर बात करें वॉरशिप बना रही है कोई कंपनी, ठीक है, वॉरशिप अगर बना रही है तो वहाँ भी उनको मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एमुनिशंस की रिक्वायरमेंट होगी, इनको भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। देन अगर आप बात कर ले कोई बड़ी कंपनी जो होगी, सपोज करो टैंक बना रही है, वहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो बड़े कंपनी को ऑर्डर जाता है तो भारत डायनेमिक जो है सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मिसाइल्स है, टॉर्पीडो है, आर्टिलरीज है, ये सब चीज़ इनको इनडायरेक्टली ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद एयरफोर्स का नाम आ रहा है। वो क्या, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल, यानी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, यानी कि बात कर ले सिंपल बात कर ले, एविएशन सेक्टर में इनकी रिक्वायरमेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, रडार्स की बात कर ले या जैमर्स की बात करें, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एयरफोर्स ने डिमांड कर दिया है। अब ये चीज़ में सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है ये चीज़ में काफ़ी शानदार काम करती है, रडार्स बनाती है, अच्छे अच्छे रडार्स हैं इनके अंडर में, और अच्छे खासे रडार्स बनाने के साथ साथ ये टेलीकम्युनिकेशंस के अलावा भी ये कामकाज करती है। सिर्फ इसके अलावा भी नहीं, अगर भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आप रडार पर रख रहे हो तो एमुनिशंस के साथ साथ ये ध्यान में एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना, ये जो है कंपनी जो है ये हमारा रेलवे का जो कवच जो रिक्वायरमेंट, यानी कि लोकोमोटिव में जो कवच का जो रिक्वायरमेंट आने वाला है, इसके भी ऑर्डर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलते रहता है। तो इसको भी रेलवे से ऑर्डर आते रहते हैं। तो इन सारे स्टॉक को आप चाहो तो जो 15,000 करोड़ का जो डीएसी ने अप्रूव किया है, इन सारे स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ओवरऑल बात करें सिर्फ यही स्टॉक को आप रडार पे नहीं सकते हो। अगर डिफेंस सेक्टर में अगर आप बात कर ले तो सारे के सारे स्टॉक जो है अच्छे हैं। क्या क्या कौन कौन से स्टॉक जो है बहुत रिस्की है, तो एस्ट्रा माइक्रो बहुत रिस्की है, अमेंटेल जो है हाल फिलहाल ये भी रिस्की है, डेटा पैटर्न को भी आप रिस्की में कंसीडर कर सकते हो, आइडिया 4G टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर कर सकते हो। देन आप बात करें प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स को भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो, एक्सप्लोसिव में काम करते हो, बट बहुत छोटी कंपनी, अल्ट्रा रिस्की कंपनी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ डिफेंस के अलावा कुछ अलग भी स्टॉक है, थोड़े अलग बिजनेस में भी काम करते हैं, और बात करें मल्टी बैगर रिटर्न वो भी देने वाले हैं स्टॉक। तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमडीएल को आप रडार पर रख सकते हो, जाहिर सी बात है। देन बात करें कोचिंग शिपयार्ड या जीआरएसी को भी आप रडार पर रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो पहले तो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट इन सबसे फुलफिल होने वाली है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में मैंने आपको बताया था कि रिक्वायरमेंट आने वाला है, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट आने वाला है। यूरोपियन मार्केट की बात कर ले, वहाँ से रिक्वायरमेंट क्या क्या आ सकता है, तो उनका भी हाल फिलहाल एक प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब आपको पता है डिफेंस एक्विजिशंस की बातचीत चल रही थी, तो जर्मनी लॉ मेकर ने क्या किया, एग्रीमेंट किया कि इंक्रीज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस स्पेंडिंग सिग्नल, मतलब क्या, वो अपने पूरे जीडीपी का 1% जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में कर सकते हैं। तो हेवी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है। तो आपको पता है कि यूरोपियन मार्केट से न्यूक्लियर बनाने की टेक्नोलॉजी हम ले चुके हैं। देन बात करें वॉरशिप बनाने की टेक्नोलॉजी, फ्रेट्स बनाने की, ऑफशोर्स बनाने की, ये सारी चीज़ों के लिए एमडीएल, कोचिंग शिपयार्ड और जीआरएसी को आप रडार पर रख सकते हो। जीआरएसी का हाल फिलहाल और भी रडार पर रख सकते हो कि जीआरएसी ने एमओयू साइन कर लिया है नागालैंड के साथ ब्रिज बनाने के लिए, 8 मेजर ब्रिज बनाने के लिए। चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। देखो डिफेंस सेक्टर में जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सेक्टर बहुत प्यारा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने टॉप लेवल पे खरीदा है ना, तो ध्यान बस ये रखना कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी बाइंग हो सकता है अगस्त में होगा,
ठीक है, सितंबर में होगा जब सबसे ज़्यादा पीक पे था। तो अभी भी 1 साल तो हुए नहीं है। इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टॉक मार्केट में करो, कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट रखो, तो सारे अच्छे स्टॉक आपको पैसा बना देगा। आपने स्टॉक तो अच्छे खरीदे हैं, मतलब क्या, आपकी बाइंग अच्छी हुई है, अब आपको क्या करना, होल्ड करना है, तो फिर प्रॉफिट होते हुए मिल जाएगा। बाई जो किए हो वो याद रखना, बिजनेस देख के बाइंग होता है, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी स्टॉक को खरीदें। बिजनेस खरीदे हो, अच्छे बिजनेस में आपने अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किया है, फंडामेंटल्स देखे हैं, तो फिर उसको होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करोगे तो प्रॉफिट मिलते हुए दिख जाएगा। यही फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, तो लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए मिल जाएगा। इसके अलावा अब देखो, ड्रोन की भी टेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में आते हुए मिल रही है, क्योंकि ड्रोन आने वाले टाइम में एक फ्यूचर होने वाला है हमारे वॉर के लड़ने के लिए, क्योंकि बार बार हम ह्यूमंस के लाइफ को दांव पे नहीं लगा सकते। तो ड्रोन में सबसे अच्छा काम कोई कर रहा है तो वो जेनटेक कर रहा है। बट ध्यान रखना, जेनटेक जो है बहुत छोटी कंपनी है, बट इसके भी रिटर्न शानदार है। 10,000 से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले थे, 2,000 के ऊपर ये स्टॉक गया था, फिर वही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, ये सारे स्टॉक भी 1,000 के नीचे मिलते हुए दिखा। बहुत लोगों ने इसको बाइंग ऑन डिप किया है, तो अच्छी बात है, आप इस स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए जरूर देख सकते हो। ठीक है, देन बात कर लेते हैं जेनटेक के अलावा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो। डिफेंस के साथ साथ ये कुछ अलग भी डिपार्टमेंट में काम करती है। अब देखो, सिर्फ डिफेंस के साथ साथ अगर वो अलग अलग डिपेंड काम करे, जैसे स्पेस इंजीनियरिंग में काम करती है। अब स्पेस इंजीनियरिंग में आपको पता, चंद्रयान का जो हमारा था उसमें इनडायरेक्ट इनका भी नाम था, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी रख सकते, स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। अलग अलग चीज़, जैसे कि डिफेंस पे, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेवी इंजीनियर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में, मतलब मल्टीपल्स इनके जो है बिजनेस है, इस वजह से इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। देखो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एमटार टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक को तो मैं मल्टीपल टाइम कवर अप कर चुका। ये स्टॉक को आपको रडार पे रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर बात करें अभी का बजट जो आया था, उसमें देखोगे डिफेंस सेक्टर को भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, बट एक नया सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की बात की थी, वो था न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, इस सेक्टर को भी कामकाज करने की बातचीत हुई। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा कोई डायरेक्टली स्टॉक नहीं है, उसके लिए मैंने आपको बताया था एनटीपीसी को आप रडार पर रख सकते हो, फिर टाटा पावर को रडार पर रख सकते हो, एमटार को भी रडार पर रख सकते हो, क्योंकि डिफेंस, एरोस्पेस और न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है। तो ये सेक्टर भी आने वाला टाइम में बूम हो सकता है, तो चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिमांड में रहने वाला है, वो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या काम करती है? तो ये आर्टिलरीज बनाती है, ठीक है, आर्मर प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बहुत रिक्वायरमेंट रहने वाला है इंडियन मार्केट में। देखो, सबसे पहले क्या 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 बनाती है? तो ये वेपन्स बनाती है, 9mm के जो गोलियां होती है वो बनाती है, AK-47 के काम है, 7.62 की गोलियां और SLR भी बनाती है। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन जो शीशे होते हैं वो बनाती है, एंड बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लाइफ सेवियर के लिए, ये भी ये कंपनी बनाती है। इन सारे स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। ठीक है, चलो, अगर आप, बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर हम स्टॉक में अभी बाय नहीं कर सकते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत अनसर्टेनिटी है स्टॉक में कि मे बी और भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो फिर क्या करें? फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन हो जाता है, या तो आप म्यूचुअल फंड पकड़ लो, या तो ETF पकड़ लो। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के बहुत ज़्यादा ETF नहीं है, तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी ETF में भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है, ETF में क्या क्या होता है कि सारे डिफेंस सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को खरीद के एक क्लब किया जाता है, और वो ट्रेड होते रहता है। तो इनमें से चाहो HDFC डिफेंस, मोतीलाल, आदित्य बिरला, ग्रो, इन चारों में से कोई आप चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ETF का प्राइस जो है बहुत कम रहता है, तो चाहो तो इन सारी चीज़ों को भी आप रडार पे रख सकते हो। म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो। इन सारे चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और सेक्टर वाइज आप कॉन्फिडेंट हो, तो बिल्कुल मज़े से इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कोई क्वेरी होगा पूछ जरूर लेना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।